अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दास्तान में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की हकीकी जिंदगी पर मबनी दास्तान है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। लड़कियां लड़कियां लड़कियां। सुल्तान अय्यूबी ने शगुफ्ता से लहजे में अली बिन सुफियान से कहा, क्या ये कमबख्त सलीबी मेरे रास्ते में लड़कियों की दीवार खड़ी करना चाहते हैं? क्या वो लड़कियों को मेरे सामने नचाकर मुझसे शोबक का कला ले लेंगे? अली बिन सुफियान ने कहा, अमीर मोहतरम, आप अपनी ही बातों की तरदीद कर रहे हैं। ये लड़कियां दीवार नहीं बन सकती, दीमक बन चुकी हैं और दीमक का काम कर रही हैं। आपके और मोहतरम नूरुद्दीन जंगी के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश लड़कियों के हाथों कराई गई है और इन लड़कियों ने हशीश और शराब के जरिए हमारे मुसलमान हुक्काम और उमरा को इस्तेमाल किया है। ये वही मौजू है जिस पर हम 100 बार बात कर चुके हैं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मुझे इन लड़कियों के मुताल्लिक कुछ बताओ। ये तो मालूम हो चुका है कि ये 8 जासूस हैं। उन्होंने अब तक कोई नया इंकशाफ किया है या नहीं? उन्होंने बताया कि शोबक में सलीबी जासूस और तखरीबकार मौजूद हैं। अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, लेकिन इनमें से किसी की भी निशानदही नहीं हो सकती क्योंकि इनके घरों और ठिकानों का इल्म नहीं। इनमें से 3 मिस्र में कुछ वक्त गुजार कर आई हैं। वहां उन्होंने जो काम किया है वो आपको बता चुका हूँ। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, क्या वो कैद खाने में हैं? अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, नहीं, वो अपनी पुरानी जगह रखी गई हैं, उन पर पहरा है। इतने में दरबान अंदर आया। उसने कहा, अम्माद शामी नाम का एक ओहदेदार एक सलीबी लड़की को साथ लाया है। कहता है कि उसने उसे करक के रास्ते में पकड़ा है और ये लड़की जासूस है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, दोनों को अंदर भेज दो। दरबान के जाते ही अम्माद और अयोना अंदर आए। सुल्तान अय्यूबी ने अम्माद से कहा, मालूम होता है बहुत लंबी मुसाफत से आए हो, तुम किसके साथ हो? अम्माद ने जवाब दिया, मैं शामी फौज में हूँ। मेरे कमांडार का नाम एहतशाम इब्न मोहम्मद है और मैं अलबर्क दस्ते का ओहदेदार हूँ। सुल्तान अय्यूबी ने पूछा, अलबर्क किस हाल में है? और अली बिन सुफियान से कहा, अलबर्क फिलवाक़े बर्क है। हमने जब सूडानियों पर शबखून मारे थे तो अलबर्क क़यादत कर रहा था। सहराई छापों में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। अम्माद ने कहा, सालार आज़म, आधा दस्ता अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर चुका हूँ। मेरे गुरोह में सिर्फ मैं रह गया हूँ। सुल्तान अय्यूबी ने संजीदगी से पूछा, तुमने इतनी जानें ज़ाया तो नहीं की? मर जाने और कुर्बान होने में बहुत फर्क है। अम्माद ने जवाब दिया, नहीं सालार आज़म, खुदा जुल जलाल गवाह है कि हमने एक एक जान के बदले 20-20 जानें ली हैं। अगर सलीबियों की फौज अपने ठिकाने पर पहुंच गई तो वो सिर्फ चंद एक जख्मी होंगे। फलस्तीन की रेत को हमने सलीबियों के खून से लाल कर दिया है। हमारे दूसरे दस्तों ने भी दुश्मन पर पूरा कहर बरसाया है। दुश्मन में अब इतना दमखम नहीं रहा कि वो थोड़े से अरसे में अगली जंग के लिए तैयार हो जाए। सुल्तान अय्यूबी ने लड़की से पूछा, और तुम, क्या तुम पसंद करोगी कि अपने मुताल्लिक हमें सब कुछ बता दो? अयोना ने कहा, सब कुछ बताऊंगी, और उसके आंसू बहने लगे। सुल्तान अय्यूबी ने अम्माद से कहा, अम्माद शामी, फौजी आरामगाह में चले जाओ, नहाओ धो, आज के दिन और आज की रात आराम करो, कल वापस अपने जैश में चले जाना। अम्माद ने कहा, मैं दुश्मन के 2 घोड़े भी लाया हूँ, उनकी तलवारें भी हैं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, घोड़े अस्तबल में और तलवारें असलहा खाने में दे दो। और जरा सोच कर कहा, अगर उन घोड़ों में कोई तुम्हारे घोड़े से बेहतर हो तो बदल लो। बाहर के महाज पर घोड़ों की क्या हालत है? अम्माद ने बताया, कोई परेशानी नहीं, अपना एक घोड़ा जाया होता है तो हमें सलीबियों के 2 घोड़े मिल जाते हैं। अम्माद सलाम करके बाहर निकल गया। उसने अमानत सही जगह पहुंचा दी थी। उधर से तो वो फारिग हो गया, लेकिन उसके दिल पर बोझ था। ये जज्बात का बोझ था, ये बचपन की यादों का बोझ था, और ये उस बाप की मोहब्बत का बोझ था जो कैंप में पड़ा था। वो तजब्जुब में मुब्तला था। जंग खत्म होने तक वो बाप से मिलना नहीं चाहता था। डरता था कि बाप की मोहब्बत और दिल के पुराने जख्म उसके फर्ज के रास्ते में हायल हो जाएंगे। वो अपने घोड़े के पीछे 2 घोड़े बांधे अस्तबल की तरफ जा रहा था। उसे माहौल का कोई होश नहीं था। घोड़ा उसे एक घाटी पर ले गया। उसने सामने देखा, शोबक का कस्बा उसे नजर आ रहा था। वो रुक गया और उस कस्बे को देखने लगा जहाँ वो पैदा हुआ था और जहाँ से जिला वतन हुआ था। उस पर जज्बात ने रक्कत तारी कर दी। रास्ते से हटकर रुको सवार, उसे किसी की आवाज ने चौंका दिया। उसने घूम कर देखा, पीछे एक घुड़सवार दस्ता आ रहा था। उसने घोड़े एक तरफ कर लिए। जब दस्ते का अगला सवार उसके करीब से गुजरा तो अम्माद से पूछा, बाहर से आए हो, वहाँ की क्या खबर है? उसने जवाब दिया, अल्लाह का करम है दोस्तों, दुश्मन खत्म हो रहा है, शोबक को कोई खतरा नहीं। दस्ता आगे चला गया तो अम्माद दाएं तरफ चल पड़ा। अयोना सुल्तान अय्यूबी और अली बिन सुफियान के सामने बैठी कह रही थी कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। वो बता चुकी थी कि वो जासूस है,
اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ قاہرہ میں 1 مہینہ رہ چکی ہے۔ اس نے وہاں کے چند ایک سرکردہ مسلمانوں کے نام بھی بتائے جو سلطان ایوبی کے خلاف سرگرم تھے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ صلیبیوں کی طرف سے سوڈانیوں کو بہت مدد مل رہی ہے اور صلیبی فوج کے تجربہ کار کمانڈو سوڈانیوں کو شبخون مارنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ایونا نے کسی استفسار کے بغیر ہی اتنی زیادہ باتیں بتا دیں جو جاسوس اذیتوں کے باوجود نہیں بتایا کرتے، کیونکہ ان میں ان کی اپنی ذات بھی ملوث ہوتی ہے۔ اس سے علی بن سفیان شک میں پڑ گیا۔ علی بن سفیان نے اس سے کہا، ایونا، میں بھی تمہارے فن کا فنکار ہوں، میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تم اونچے درجے کی فنکار ہو۔ ہمارے تشدد اور قید خانے سے بچنے اور ہمیں گمراہ کرنے کا تمہارا طریقہ قابل تعریف ہے، مگر میں اس دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ ایونا نے پوچھا، آپ کا نام؟ علی نے جواب دیا، علی بن سفیان۔ تم نے شاید ہرمن سے میرا نام سنا ہوگا۔ ایونا اٹھی اور آہستہ آہستہ علی بن سفیان کے قریب جا کر 2 زانوں بیٹھ گئی۔ اس نے علی بن سفیان کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ چوم کر بولی، آپ کو زندہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ کے متعلق مجھے بہت کچھ بتایا گیا تھا۔ ہرمن کہا کرتا تھا کہ علی بن سفیان مر جائے تو ہم مسلمانوں کی جڑوں میں بیٹھ کر انہیں جنگ کے بغیر ختم کر سکتے ہیں۔ لڑکی اٹھ کر اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ میں نے قاہرہ میں آپ کو دیکھنے کی بہت کوشش کی مگر دیکھ نہ سکی۔ میری موجودگی میں آپ کے قتل کا منصوبہ تیار ہوا تھا، پھر مجھے نہیں بتایا گیا کہ یہ منصوبہ کامیاب ہوا تھا یا نہیں، مجھے شوبک بلا لیا گیا تھا۔ علی بن سفیان نے پوچھا، ہم کس طرح یقین کر لیں کہ تم نے جو کچھ کہا ہے سچ ہے؟ لڑکی نے جھنجھلا کر کہا، آپ مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ سلطان ایوبی نے کہا، اس لیے کہ تم صلیبی ہو۔ لڑکی نے کہا، اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں صلیبی نہیں مسلمان ہوں تو آپ کہیں گے کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ 16-17 سال گزرے، میں اسی قصبے سے اغوا ہوئی تھی۔ یہاں آ کر مجھے پتا چلا ہے کہ میرا باپ کیمپ میں ہے۔ اس نے اپنے باپ کا نام بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اسے اپنے باپ کا نام اب معلوم ہوا ہے۔ اس نے سنایا کہ عماد نے اسے کس طرح صحرا سے بچایا تھا اور وہ رات کو اسے قتل کرنے لگی مگر اس کا خنجر والا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا، میں نے دن کے وقت اس کے چہرے پر اور اس کی آنکھوں میں نظر ڈالی تو میرے دل میں کوئی ایسا احساس بیدار ہوا جس نے مجھے شک میں ڈال دیا کہ عماد کو میں پہلے سے جانتی ہوں یا اسے کہیں ضرور دیکھا ہے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ رات کو 2 صلیبی سپاہیوں نے مجھ پر حملہ کیا تو عماد جاگ اٹھا۔ اس نے ایک کو برچھی سے مار دیا۔ میں اس وقت تک اپنے آپ کو صلیبی سمجھتی تھی، میری ہمدردیاں صلیبیوں کے ساتھ تھیں، مگر میں نے دوسرے صلیبی سپاہی کو خنجر سے ہلاک کر دیا، اور مجھے خوشی اس پر نہیں ہوئی کہ میں نے ان سے اپنی عزت بچائی بلکہ اس پر ہوئی کہ میں نے عماد کی جان بچائی ہے۔ اور جب راستے میں عماد نے میرے ساتھ اپنے متعلق کچھ جذباتی باتیں کی تو زندگی میں پہلی بار میرے سینے میں بھی جذبات بیدار ہوئے۔ میں تمام سفر میں عماد کو دیکھتی رہی۔ مجھے صرف اتنا یاد آیا کہ مجھے بچپن میں اغوا کیا گیا تھا، مگر یہ یاد بھی ذہن میں دھندلی ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مجھ جیسی لڑکیوں کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے۔ بچپن کی یادیں اور اصلیت ذہن سے اتر جاتی ہیں، یہی حال میرا ہوا۔ لیکن مجھے یقین ہونے لگا کہ عماد کو میں جانتی ہوں۔ یہ خون کی کشش تھی، آنکھوں نے آنکھوں کو اور دل نے دل کو پہچان لیا تھا۔ شاید عماد نے بھی یہی محسوس کیا ہو، اور شاید اسی احساس کا اثر تھا کہ اس نے مجھ جیسی دلکش لڑکی کو اس طرح نظر انداز کیے رکھا جیسے میں اس کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ اس نے مجھے گہری نظروں سے بہت دفعہ دیکھا ضرور تھا۔ ایونا نے تفصیل سے سنایا کہ شوبک میں داخل ہو کر عماد ایک مکان کے آگے رک گیا اور ہم دونوں اندر چلے گئے۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا، یہ گھر اندر سے دیکھ کر میری یادیں بیدار ہونے لگی۔ مجھے ذہن پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، ذہن اپنے ہی آپ مجھے اس گھر میں گھمانے پھرانے لگا۔ میں نے ایک کواڑ کی الٹی طرف دیکھا، وہاں مجھے خنجر کی نوک سے کھدی ہوئی لکیریں نظر آئیں۔ یہ میں نے بچپن میں بڑے بھائی کے خنجر سے کھودی تھی۔ میرا ذہن مجھے ایک اور کواڑ کے پیچھے لے گیا، وہاں بھی ایسی ہی لکیریں تھیں۔ پھر میں نے عماد کو اور زیادہ غور سے دیکھا۔ داڑھی کے باوجود اس کی 16-17 سال پرانی صورت یاد آ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا۔ میں نے عماد کو بتایا نہیں کہ میں اس کی بہن ہوں۔ وہ اتنا پاک فطرت انسان اور میں اتنی ناپاک لڑکی، وہ اتنا غیرت مند اور میں اتنی بے غیرت۔ اگر میں اسے بتا دیتی تو معلوم نہیں وہ کیا کر گزرتا۔ اس دوران علی بن سفیان نے کئی بار سلطان ایوبی کو دیکھا۔ وہ لڑکی کو ابھی تک شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن لڑکی کی جذباتی کیفیت، اس کے آنسو اور بعض الفاظ کے ساتھ اس کی سسکیاں دونوں پر ایسا اثر کر رہی تھیں جیسے لڑکی کی باتیں سچ ہیں۔ لڑکی نے آخر انہیں اس پر قائل کر لیا کہ اس کے متعلق چھان بین کریں۔ اس نے کہا، آپ مجھ پر اعتبار کریں نہ کریں، مجھے قید خانے میں ڈال دیں، جو سلوک کرنا چاہتے ہیں کریں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کچھ کر کے مرنا چاہتی ہوں۔ سلطان ایوبی نے پوچھا، کیا کر سکتی ہو؟ لڑکی نے کہا، اگر آپ مجھے کرک تک پہنچا دیں تو میں سلیب کے 3-4 بادشاہوں اور اپنے محکمے کے سربراہ ہرمن کو قتل کر سکتی ہوں۔
सुल्तान अयूबी ने कहा, हम तुम्हें करक तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस काम से नहीं कि तुम किसी को कत्ल करो। मैं तारीख में अपने मुताल्लिक ये तोहमत छोड़कर नहीं मरना चाहता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने दुश्मनों को एक औरत के हाथों मरवा दिया था और शोबक में फौज लेकर बैठा रहा। अगर मुझे पता चलेगा कि सलीबियों का कोई बादशाह किसी लाइलाज मर्ज में मुब्तला है तो मैं उसके इलाज के लिए अपना तबीब भेजूंगा, और फिर हम तुम पर ऐसे भरोसा भी नहीं कर सकते। अलबत्ता तुम्हारी इस ख्वाहिश पर गौर कर सकते हैं कि तुम्हें माफ करके करक भेज दें। अयोना ने कहा, नहीं, मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, मैं यहीं मरूंगी। मेरी इस ख्वाहिश का जरूर ख्याल रखें कि अम्माद को ये ना बताएं कि मैं उसकी बहन हूँ। मैं कैंप में अपने बाप को जरूर देखने जाऊंगी, लेकिन उसे भी नहीं बताऊंगी कि मैं उसकी बेटी हूँ। वो ज़ारो कतार रोने लगी। अली बिन सफियान ने अपनी जरूरत के मुताबिक उससे बहुत सी बातें पूछी। फिर सुल्तान अयूबी से पूछा कि उसे कहाँ भेजा जाए। सुल्तान अयूबी ने सोच कर कहा कि उसे आराम और एहतराम से रखो, फैसला सोच कर करेंगे। अली बिन सफियान उसे अपने साथ ले गया और उन कमरों में से एक उसे दे दिया जहां जासूस लड़कियां रहा करती थीं। लड़की ने वहां रहने से इनकार कर दिया और कहा, इन कमरों से मुझे नफरत है, क्या यह मुमकिन नहीं कि मुझे उस घर में रखा जाए जहां से मैं अगवा हुई थी? अली बिन सफियान ने कहा, नहीं, किसी के जज्बात की खातिर हम अपने कवायद व ज़वाबित नहीं बदल सकते। वहां के पहरेदारों और मुलाजिमों को कुछ हिदायत देकर अली बिन सफियान लड़की को वहां छोड़ गया। अम्माद फौजी आराम गाह में गया और नहा कर सो गया, मगर इतनी ज्यादा थकन के बावजूद उसकी आंख खुल गई। कोशिश के बावजूद वो सो न सका। उसके जहन में यही एक सवाल किलबिला रहा था कि बाप से मिले या न मिले। थक हार कर वो उठा और उस जगह की तरफ चल पड़ा जो शोबक में मुसलमानों के कैंप के नाम से मशहूर थी। वहां पहुंचकर उसने अपने बाप का नाम लिया और पूछता पूछता बाप तक पहुंच गया। उसके सामने एक बूढ़ा लेटा हुआ था। अम्माद ने उससे हाथ मिलाया और अपने आप को काबू में रखा। उसका बाप हड्डियों का पिंजर बन चुका था। उसे अच्छी खुराक और दवाइयां दी जा रही थीं। अम्माद ने अपना तारुफ कराए बगैर उससे हाल पूछा तो उसने बताया कि 16 बरसों की अजियतनाक मुशक्कत, कैद और बच्चों के गम ने उसका ये हाल कर दिया है कि अब इतनी अच्छी ग़िज़ा और इतनी अच्छी दवाइयां उस पर असर नहीं कर रही। बाप धीमी आवाज में अम्माद को अपना हाल सुना रहा था, लेकिन अम्माद 16-17 साल पीछे चला गया। उसे बाप की सूरत अच्छी तरह याद थी। अब उसके सामने जो बाप लेटा हुआ था, उसके चेहरे की हड्डियां बाहर निकल आई थी। फिर भी उसे पहचानने में अम्माद को जरा भर दिक्कत न हुई। उसने कई बार सोचा कि उसे बता दे कि वो उसका बेटा है। उसने अक्लमंदी की कि न बताया। उसने 2 खतरे महसूस किए। एक ये कि बाप ये खुशगवार धचका बर्दाश्त न कर सकेगा, दूसरा ये कि अगर उसने बर्दाश्त कर लिया तो ये उसके लिए रुकावट बन जाएगा, और ये भी हो सकता है कि वो महाज पर जाने लगे तो ये सदमा उसे ले बैठे। वो बाप से हाथ मिलाकर चला गया। वो आराम गाह में वापस गया तो उसे हुक्म मिला कि मरकज उसे अभी यहीं रखना चाहता है, इसलिए वो हर वक्त आराम गाह में हाजिर रहे। वो बहुत हैरान हुआ कि मरकजी कमान को उसके साथ क्या काम हो सकता है। ये हुक्म अली बिन सफियान ने अयोना के मुताल्लिक छानबीन करने के सिलसिले में भेजा था। वो देखना चाहता था कि अयोना की कहानी कहाँ तक सच है। वो कैंप में गया। अयोना ने उसे अपने बाप का नाम बता दिया था जो उसे अम्माद से मालूम हुआ था। अली बिन सफियान ने बाप से तस्दीक कराई कि उसकी बच्ची अगवा हुई थी। बड़ा बेटा और बीवी मारे गए और छोटा बेटा उसके पड़ोसी के यहाँ चला गया था, जिसके मुताल्लिक उसे कैंप में इत्तला मिली थी कि शोबक से निकलवा दिया गया है। आधी रात का अमल होगा। अयोना बिस्तर से उठी। उस वक्त तक उसे नींद नहीं आई थी। उसने अली बिन सफियान के रवैये से महसूस कर लिया था कि उस पर एतबार नहीं किया गया और अब न जाने उसका अंजाम क्या होगा। वो सोच रही थी कि वो किस तरह यकीन दिलाए कि उसने जो आप बीती सुनाई है वो झूठ नहीं। उसके साथ ही उसका खून इंतकाम के जोश से खौल रहा था। अम्माद के साथ अपने घर में जाकर उसके जहन में बचपन की यादें अज खुद जाग उठी थी और ख्वाब की तरह उसे बहुत सी यादें आ गई थी। उसे ये भी याद आ गया कि उसे अगवा के बाद बेतहाशा प्यार, खिलौनों और निहायत अच्छी खुराक से ये रूप दिया गया था। फिर उसे वो गुनाह याद आए जो उससे कराए गए थे और वो सरापा गुनाह बन गई थी। वो इंतकाम लेने को बेताब होती जा रही थी। इस जज्बाती हालत ने उसे सोने नहीं दिया था। इस ज़हनी कैफियत में बाप से मिलने की ख्वाहिश भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। वो बाहर नहीं निकल सकती थी। बाहर 2 पहरेदार हर वक्त टहलते रहते थे। उसका दिमाग अब सोचने के काबिल नहीं रहा था। वो अब जज्बात के ज़ेरे असर थी। उसने दरवाजा जरा सा खोल कर देखा। उसे बातों की आवाज सुनाई दी। दाएं तरफ कोई 20 गज दूर उसे दोनों पहरेदार बातें करते साए की तरह नजर आए। लड़की दरवाजे में से सर निकाले उन्हें देखती रही। पहरेदार वहां से जरा परे हटे। लड़की दबे पांव बाहर निकली और उस इमारत की ओट में हो गई। लड़की दबे पांव बाहर निकली और उस इमारत की ओट में हो गई। आगे घाटी उतरती थी। वो बैठ गई और पांव पर सिरकती घाटी उतर गई। अब उसे पहरेदार नहीं देख सकते थे। उसे मालूम था कि मुसलमानों का कैंप कहाँ है और उसे ये भी मालूम हो चुका था कि अब ये कैंप कैद खाने से मेहमान खाना बन गया है। इसलिए उसे ये खतरा नहीं था
कि वहां कोई संतरी उसे रोक लेगा। वो बाप को मिलने जा रही थी जिसका उसे सिर्फ नाम मालूम था। वो तेज तेज जा रही थी कि उसे पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे देखा मगर कोई नजर न आया। इस आहट को वो अपने कदमों की आहट समझकर चल पड़ी, लेकिन ये किसी और की आहट थी। एक तनोमंद आदमी वहीं से उसके पीछे चल पड़ा था जहां से वो घाटी उतरी थी। अयोना को ये आहट एक बार फिर सुनाई दी। वो रुकी ही थी कि उसके सर और मुंह पर कपड़ा आन पड़ा। पलक झपकते कपड़ा बंध गया और दो मजबूत बाजुओं ने उसे जकड़ कर उठा लिया। वो तड़पती मगर तड़पना बेकार था। रात तारीख थी और ये इलाका गैर आबाद था। जरा आगे जाकर उसे कंबल में लपेटकर गठरी की तरह उठा लिया गया। वो एक नहीं दो आदमी थे। निस्फ घंटे के बाद उसे उतार कर खोला गया। वो एक कमरे में थी जिसमें 2 दिए जल रहे थे। वहाँ 4 आदमी थे। उसने सबको बारी बारी हैरत से देखा और कहा, तुम लोग अभी यहाँ हो और आप गैरल्ड, आप भी यहीं हैं? गैरल्ड ने जवाब दिया, हम जाकर आए हैं। तुम सबको यहाँ से निकालने के लिए आए हैं। अच्छा हुआ कि तुम मिल गईं। ये वो 40 सलीबी थे जिन्हें करक से इस काम के लिए भेजा गया था कि जासूस लड़कियां जो मुसलमानों के कब्जे में रह गई हैं उन्हें वहां से निकालें और शोबक में अपने जो जासूस रह गए हैं उन्हें वहां मुनज़्ज़म करें और अगर मुमकिन हो तो वहां तखरीबकारी भी करें। तखरीबकारी में एक काम ये भी था कि अस्तबल में दाखिल होकर जानवरों के चारे में जहर मिलाएं, रसद को आग लगाएं और फौजियों के लंगर खाने में भी जहर मिला सकें तो कोशिश करें। इस गुरोह का कमांडर गैरल्ड नामी एक बरतानवी था जो तबाहकार जासूसी का माहिर समझा जाता था। अयोना उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी, बल्कि उसकी शागिर्द रह चुकी थी और उसके साथ उसकी दोस्ताना बेतकल्लुफी भी थी। उसे देखकर अयोना का खून नफरत और इंतकाम के जोश से खोल उठा, लेकिन वो फौरन संभल गई। ये मौका नफरत के इजहार का नहीं था। गैरल्ड तो ऐसा गुमान भी नहीं कर सकता था कि अयोना बिल्कुल बदल गई है। उसने अयोना से पूछा कि वो कहाँ जा रही है। अयोना ने कहा कि उसे फरार का मौका मिल गया था, इसलिए वो फरार हो रही थी। गैरल्ड ने उसे बताया कि वो छापामार जासूसों का एक गिरोह करक के मजलूम मुसलमानों के बहरूप में यहाँ लाया है। इन दिनों शोबक के हालात ऐसे थे कि ये गिरोह आसानी से एक ही गिरोह की सूरत में शहर में आ गया था। जंग की वजह से लोग आ जा रहे थे। इर्द गिर्द के देहात के मुसलमान भी शहर में आ रहे थे। इसी धोखे में ये गिरोह भी आ गया। शहर में पहले से जासूस मौजूद थे। उन्होंने पूरे गिरोह को पसे पर्दा कर लिया। गैरल्ड ने अयोना को बताया कि वो 2 रातों से उस मकान को देख रहा है जिसमें लड़कियां हैं। इस जगह से वो अच्छी तरह वाकिफ था। ये इन्हीं की बताई हुई थी। रात को वो देखने जाता था कि पहरेदारों की हरकत और मामूल क्या है। ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक था कि उसे अयोना मिल गई। अयोना ने उसे बताया कि लड़कियों को निकालना आसान नहीं, ताहम निकाला जा सकता है। रात को ही स्कीम तैयार हो गई। अयोना ने गैरल्ड को बताया कि लड़कियां खुले कमरे में हैं जो कैद खाना नहीं, पहरेदार सिर्फ 2 हैं। इस किस्म की और भी बहुत सी तफसीलात थीं जो अयोना ने उन्हें बताईं। ये भी तय हो गया कि लड़कियों को निकालने के लिए कितने आदमी जाएंगे और बाकी आदमी कौन से मकान में जमा होंगे। इस स्कीम के बाद अयोना ने ये तजवीज पेश की कि उसे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी गुमशुदगी से लड़कियों पर पहरा सख्त कर दिया जाएगा, जिससे ये मुहिम नामुमकिन हो जाएगी। गैरल्ड ने अयोना की ये तजवीज पसंद की और उसे अपने साथ ले जाकर उसकी रिहाइशगाह के करीब छोड़ दिया। अयोना को बाहर से आते देखकर पहरेदारों ने उससे बाज़पुर्स की। उसने ये कहकर टाल दिया कि वो दूर नहीं गई थी। पहरेदार इसलिए चुप हो गए कि ये उनकी लापरवाही थी। दूसरे दिन अली बिन सफियान किसी और काम में मसरूफ था। अयोना ने पहरेदारों से कहा कि वो उसे अली बिन सफियान के पास ले चलें। उन्होंने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि यहाँ उसके बुलाने पर कोई नहीं आएगा, बल्कि उसकी जब जरूरत होगी तो उसे बुलाया जाएगा। अयोना ने बड़ी मुश्किल से पहरेदारों को कायल किया कि वो किसी और को बताए बगैर मरकजी कमान के किसी फर्द तक ये पैगाम पहुँचा दें कि निहायत अहम और नाजुक बात करनी है। उसने पहरेदारों से कहा कि अगर इन्होंने उसका पैगाम न पहुंचाया तो इतना ज्यादा नुकसान होगा कि पहरेदार इस कोताही की सजा से बच नहीं सकेंगे। पहरेदारों ने पैगाम भिजवाने का बंदोबस्त कर दिया। अली बिन सफियान ने पैगाम मिलते ही लड़की को बुला लिया। उसके बाद लड़की वापस कमरे में नहीं आई। रात को जब शोबक की सरगर्मियां सो गईं और शहर पर खामोशी तारी हो गई तो उस इमारत के इर्द गिर्द 8 साए हरकत करते नजर आए जहां लड़कियों को रखा गया था। अजीब बात यह है कि दोनों पहरेदार गायब थे। 8-10 छापामार खुश होने की बजाय हैरान हुए कि पहरेदार नहीं हैं। वो 8 पेट के बल रेंग कर आगे आए। अयोना ने उन्हें बता दिया था कि लड़कियां कौन कौन से कमरे में हैं। कमरों के दरवाजों और खिड़कियों से ये लोग वाकिफ थे। वो छापामार एक कमरे में दाखिल हो गए। बाकियों ने परवाह न की कि वहाँ पहरेदार हैं या नहीं। उन्हें ये बताया गया था कि पहरेदार सिर्फ 2 होते हैं। 2 पर 10 का काबू पाना मुश्किल नहीं था। वो सब लड़कियों के कमरों में घुस गए, मगर उनमें से कोई भी बाहर न निकला। गैरल्ड उसी मकान में था जहां वो गुज़श्ता रात अयोना को लेकर गया था। इस मकान में स्कीम के मुताबिक 20 आदमी थे। बाकी किसी और ईसाई के घर छुपे बैठे थे। गैरल्ड बेसब्री से लड़कियों का इंतजार कर रहा था। अब तक उन्हें उसके आदमियों के साथ पहुंच जाना चाहिए था।
आखिर दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक का ये तयशुदा खास अंदाज था। गैरल ने खुद जाकर दरवाजा खोला। ये मकान पुराने दौर की कलानुमा हवेली थी जिसमें एक अमीर कबीर ईसाई रहता था। गैरल ने जूं ही दरवाजा खोला, उसे किसी ने बाहर घसीट लिया। फौजियों का एक हुजूम दरवाजे में दाखिल हुआ। उनके हाथों में लंबी बर्छियां थीं। फौजी तेज और तुंद सैलाब की तरह अंदर चले गए। एक वसी कमरे में बैठे हुए 20 सलीबी छापामार जासूसों को संभलने का मौका न मिला। उनसे हथियार ले लिए गए और उन्हें घर के मालिक और उसके कुंबे समेत बाहर ले गए। ऐसे ही हल्ला उस मकान पर भी बोला गया जहां बाकी सलीबी छापामार तैयार बैठे थे। ये दोनों छापे बैक वक्त मारे गए। उसी रात 10-11 मकानों पर छापे मारे गए। ये सरगर्मी रात भर जारी रही। मकानों की तलाशी ली गई और सुबह के वक्त अली बिन सफियान ने सुल्तान अयूबी के सामने जो लोग खड़े किए, उनमें एक तो गैरल्ड और उसके 40 छापामार थे और तकरीबन उतनी ही तादाद उन जासूसों और तखरीबकारों की थी जिन्हें दूसरे मकानों से गिरफ्तार किया गया था। इन मकानों से जो सामान बरामद हुआ उसमें बेशुमार हथियार, जहर की बहुत सी मिकदार, तीरों का जखीरा, आतिशगीर मादा और बहुत सी नकदी बरामद हुई। ये कारनामा अयोना का था। उसने गैरल्ड के साथ स्कीम बनाई थी और उससे इन तमाम जासूसों के ठिकाने मालूम कर लिए थे जो शोबक में छुपे हुए थे। गैरल्ड को उस पर मुकम्मल एतमाद था। अयोना रात को ही वापस आ गई थी और सुबह उसने तमाम तर स्कीम अली बिन सफियान को बता दी और जासूसों के ठिकानों की भी निशानदही कर दी। अली बिन सफियान के जासूस दिन के सारे ठिकाने देख आए थे। शाम के वक्त सुल्तान अयूबी के खुसूसी छापामार दस्तों को इन ठिकानों पर छापे मारने के लिए बुलाया गया था। लड़कियों को कमरों से निकाल कर कहीं और छुपा दिया गया था। उनकी जगह हर कमरे में 3-3 छापामार भेज दिए गए। जो ही छापामार लड़कियों को अपने साथ लाने के लिए कमरों में दाखिल हुए, मुसलमान छापामारों ने उन्हें पकड़ लिया। इस तरह शोबक में सलीबियों की तकरीबन तमाम जासूस और छापामार पकड़े गए। इनमें सबसे ज्यादा कीमती गैरल्ड था। तमाम को तफ्तीश और उसके बाद सजा के लिए कैद खाने में डाल दिया गया। अयोना ने इन तमाम मुसलमान सरकर्दा शख्सियतों की भी निशानदही कर दी जो काहिरा में सुल्तान अयूबी के खिलाफ सरगर्म थे। हशीशीन के हाथों सुल्तान अयूबी और अली बिन सफियान को कत्ल करने का जो मंसूबा तैयार किया गया था वो भी अयोना ने बेनकाब किया और सुल्तान अयूबी से कहा, अब तो आपको मुझ पर एतमाद आ जाना चाहिए। वो मंजर बड़ा ही जज्बाती और रिक्कत अंगेज था जब अम्मात को बताया गया कि अयोना उसकी बहन है और जब बहन भाई को उनके बाप के सामने खड़ा किया गया। शिद्दत जज्बात से बूढ़ा बाप बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने बताया कि उसकी बेटी का नाम आयशा है। सुल्तान अयूबी ने उस खानदान के लिए खास वजीफा मुकर्रर किया और अली बिन सफियान के महकमे के लिए हुक्म जारी किया कि तमाम जासूस लड़कियों के मुताल्लिक छानबीन की जाए। सलीबियों ने दूसरी लड़कियों को भी मुसलमान घरानों से अगवा किया होगा। सुल्तान ने हुक्म में कहा कि इनमें जो मुसलमान हैं उनके खानदान ढूंढे जाए और लड़कियों को उनके हवाले किया जाए। सुल्तान अयूबी की फौज बहुत बड़े खतरे से महफूज हो गई। शोबक से दूर के महाज की खबरें उम्मीद अफजा थीं, लेकिन फौरी जरूरत ये थी कि बिखरे हुए दस्तों को यकजा किया जाए। इस मकसद के लिए सुल्तान अयूबी ने शोबक का फौजी निजाम अपने मावनों के हवाले करके अपना हेडक्वार्टर शोबक से दूर सहरा में मुंतकिल कर लिया। उसने बर्क रफ्तार कासिदों की एक फौज अपने साथ रख ली। उसके जरिए उसने 1 माह में बिखरे हुए दस्ते एक दूसरे के करीब कर लिए। उसके बाद उन्हें 3 हिस्सों में तकसीम करके शोबक का दिफा इसी तरह मुनज़्ज़म कर दिया जिस तरह काहिरा का किया था। सबसे दूर सरहदी दस्ते थे जिनके सवार गश्त करते थे। इनसे 5-6 मील पीछे फौज का दूसरा हिस्सा खैमजन था और तीसरे हिस्से को मुतहर्रिक रखा। करक में इकट्ठी होने वाली फौज की कैफियत ऐसी थी कि फौरी हमले के काबिल नहीं थी। इधर सुल्तान अयूबी ने भर्ती की रफ्तार तेज कर दी और नई भर्ती की ट्रेनिंग का इंतजाम खुले सहरा में कर दिया। उसने अली बिन सफियान से कहा कि वो करक में अपने जासूस भेजे जो वहाँ की इत्तलाएं लाने के अलावा ये काम भी करें कि वहाँ के रहने वाले मुसलमान नौजवानों को करक से निकलने और यहाँ आकर फौज में शामिल होने की तरगीब दें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।